सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक महिला आरक्षण बिल से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आपको दूंगा और इसको अगर आप अंतिम तक सुनते हैं तो मैं समझता हूँ एक एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा। क्या क्या है इसमें। पहला तो जो है सो आपको यह ध्यान रखना है कि अभी हाल में 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और इस सत्र का प्रारंभ जो है पुराना वाला संसद में हुआ और अंत जो है नया संसद भवन में हुआ है। तो अब इसमें हम लोग एकदम से आपको क्लासरूम के जैसा आपको समझाएंगे टॉपिक। बात बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक बात समझिएगा। पहला तो यह है कि इस जो महिला आरक्षण बिल है वह किन किन अनुच्छेदों को प्रभावित करेगा। हमारा जो संविधान है उसमें किस किस अनुच्छेद में परिवर्तन होगा इसके कारण से। फिर इसके बाद जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब कि इसे लाने का कब से प्रयास किया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि यह एक बहुत विवादास्पद विधेयक बना दिया गया है और लगभग 26-27 साल से इस पर चल रहा है काम, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पाया है। फिर उसके बाद जो है आगे हम लोग करेंगे वर्तमान स्थिति कि वर्तमान स्थिति है क्या संसद में, विधानसभा में, राज्यों में, किन राज्यों में महिलाओं का स्थिति बढ़िया है, इस तरह का बात है। फिर उसके बाद जो है आगे इसके पक्ष में अगर महिलाओं को विधान मंडल में, संसद में आरक्षण दिया जाता है तो इसका लाभ क्या होगा और फिर आगे है इसके विपक्ष में भी क्या तर्क दिया जाता है। एक एक बात बढ़िया से आप समझिए और अंतिम तक आप जुड़े रहिएगा। पूरा यह बिल जो है एकदम से क्लियर हो जाएगा और इससे जुड़ा हुआ कुछ जो वन लाइनर क्वेश्चन आता है परीक्षा में वह भी जो है आपको क्लियर होता चलेगा। जैसे आता है कि इस अधिनियम को नाम क्या दिया गया, इस अधिनियम को नारी शक्ति बंधन अधिनियम। पहला तो क्वेश्चन आपके लिए यही हो गया है कि इसको नाम क्या दिया गया, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया। और फिर यह जो है कौन सा संविधान संशोधन है, तो 128वां संविधान संशोधन है। फिर है कि यह विधेयक किन के द्वारा लाया गया, तो कानून मंत्री, विधि मंत्री अभी वर्तमान में जो हैं अर्जुन राम मेघवाल। एक भी प्रश्न इस टॉपिक से आपको नहीं छूटेगा, आप अंतिम तक केवल देखते रहिए। 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं पर बता दिया गया कि महिला आरक्षण बिल जो है उसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। यह कौन सा संशोधन है, तो 128वां संशोधन है और इसको कानून मंत्री जो भारत सरकार के हैं अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा लाया गया है। अब इसके बाद जो है और अभी समझिए अब कि अनुच्छेद, अगर यह नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हो जाता है तो कौन कौन अनुच्छेद प्रभावित होगा। तो एक एक करके आइए, आपको एकदम क्लियर कर देंगे टॉपिक। जैसे सबसे पहले जो है प्रभावित हो जाएगा अनुच्छेद 239। 239 आर्टिकल में क्या है, तो इसमें जो जोड़ा जाएगा उसका नाम है 239 ए जोड़ा जा रहा है। और यह जोड़ देने से जो है क्या हो जाएगा, यह जोड़ देने से जो है इसमें क्या प्रावधान है, इसमें प्रावधान किया गया है
कि दिल्ली विधान सभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित होगा। बढ़िया से ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 239 से प्रभावित हो रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कौन अनुच्छेद जो है इस बंधन अधिनियम में प्रभावित होगा? तो अगला है अनुच्छेद 330। और इस 330 अनुच्छेद में क्या जोड़ा जाएगा? अनुच्छेद 330A। बहुत गौर करने लायक है। और इसमें क्या प्रावधान है? इसमें है कि लोक सभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट। फिर आगे जो है अगला आप देखते चलिए 239, 330। फिर क्या प्रभावित होगा? अगला प्रभावित होगा अनुच्छेद 332। और वह 332 में फिर उसी तरह से जैसे ए जुड़ रहा है ना, तो यहाँ भी अनुच्छेद 332A जुड़ जाएगा। और उसमें जो है क्या है? उसमें है विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान का 1/3 आरक्षण। और फिर चौथा अनुच्छेद जो प्रभावित होने वाला है वह जो है अनुच्छेद है 334। और इसमें क्या जुड़ेगा? अनुच्छेद 334A जुड़ जाएगा। और इसमें क्या है? इसमें है क्या कि यह जो है जो होगा स्थानों का आरक्षण वह कितना वर्ष के लिए होगा? वह 15 वर्ष के लिए होगा। और इसके बाद फिर संसद फिर से विचार करेगा। एकदम आप चलिए बढ़िया से पूरा बात एकदम क्लियर आपको होते चलेगा। तो पहला तो आपको क्लियर करा दिए कि कौन कौन अनुच्छेद प्रभावित होगा। तो 239, 330, 332 और 334। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, चूँकि भारत में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है और इस तरह का प्रयास जो है पंचायती राज व्यवस्था में किया जा चुका है। पंचायती राज व्यवस्था में 1993 में 73वां संशोधन के द्वारा पंचायती राज में क्या प्रावधान किया गया कि कम से कम 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। कम से कम कहा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा का निश्चित नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 100% भी हो सकता है। और इसी का लाभ उठाते हुए बिहार भारत का पहला राज्य बना जहां महिलाओं के लिए 50% सीट पंचायती राज व्यवस्था में रिजर्व है। अभी वर्तमान में आपको ध्यान रखना है 21 राज्य है जहां महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित किया जा चुका है। आपको यह सब जानकारी जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा। बढ़िया से जुड़े रहिएगा। 73वां संशोधन के साथ साथ 74वां भी ध्यान रखना है। 73वां में पंचायती राज व्यवस्था है और 74वां अमेंडमेंट जो किया गया उसमें नगर निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। और फिर यहाँ पर आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र, केरल, ये सब ऐसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहाँ पर 50% आरक्षण किया गया है। मतलब हमारे देश में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान चला आ रहा है पहले से। अब जरा इसके बाद आइए, ये तो स्थानीय निकाय तक सब ठीक ठाक था, लेकिन जब मामला आया लोकसभा में और विधान सभा में आरक्षण देने का, तो पहला प्रयास कब हुआ? तो पहला प्रयास 1996 में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, HD देवगौड़ा जी,
उनके समय प्रयास किया गया। वर्ष ध्यान रखिएगा 1996। और फिर इसमें जो है कौन सा अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, 81वां संशोधन जो है आपका लाया गया था। चूँकि इसमें कई तारीख भी आप याद कर ले सकते हैं, 12 सितंबर 1996 को यह जो है प्रस्ताव लाया गया था देवेगौड़ा जी के समय। लेकिन जो इनके कुछ सहयोगी दल ही थे बिहार के, हिंदी बेल्ट के, यूपी के जो सब राजनीतिक दल थे, वह इसका विरोध किया। परिणाम क्या हुआ कि सहयोग नहीं मिलने के कारण यह विधेयक जो है पारित नहीं हो पाया। तो पहला प्रयास 1996 में HD देवेगौड़ा जी के सरकार में 81वां संशोधन 12 सितंबर 1996। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे है 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय जो है कौन सा लोकसभा था, उस समय जो है 12वीं लोकसभा कार्य कर रहा था। और उन्होंने भी इसे महिला आरक्षण बिल को पारित करने का प्रयास किया, लेकिन वह बिल भी जो है पारित नहीं हो सका। फिर यहीं पर हम लोग आगे और आपको समझा दे रहे हैं। अभी इसको हटा के यहाँ पर इस बात को इधर ही लाते हैं अभी, चलिएगा। तो आगे और समझिए, देखिए 1993 का जो पंचायती राज व्यवस्था नगर निकाय है, उसके पहले 1996 में, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी। आगे बढ़िएगा तो वाजपेयी सरकार ने ही बाद में भी 1999 में भी प्रयास किया, 2002 में प्रयास किया गया, और 2003 और 2004 में भी प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला, पारित जो है यह विधेयक नहीं हो पाया। अब आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे, आपको एकदम से क्लियर हो रहा है अनुच्छेद कब कौन कौन प्रभावित होगा, इसमें जो है क्या कैसे कैसे आरक्षण महिलाओं के लिए विकास हो रहा है। अब यूपीए सरकार के द्वारा, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, ने 2008 में, ये सब बहुत परीक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे भी अगर आप सजग नागरिक हैं तो आपको इस तरह से विस्तार पूर्वक जो है जानना चाहिए। तो 2008 ईस्वी में 108वां संशोधन लाया गया, और इसको जो है 2010 ईस्वी में राज्यसभा में पारित कर दिया गया, राज्यसभा में। लेकिन आरजेडी, सपा जैसे पार्टियों के विरोध के कारण यह जो है लोकसभा में नहीं लाया जा सका। एकदम क्रम से विकास चल रहा है तो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। एक बात देखिए, समझिएगा, क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि अगर कोई विधेयक लोकसभा में लाया गया और लोकसभा में वह पारित नहीं हो पाया, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पारित नहीं हो पाया, और बाद में जब नया लोकसभा का गठन होगा तो उस विधेयक का क्या होगा, तो उस विधेयक क्या हो जाता है, वह विधेयक ही समाप्त हो जाता है, और फिर नए सिरे से जो है वह विधेयक लाया जाता है। अब आगे जरा आइए, आगे हम लोग और कुछ बात करते हैं। आगे हम लोग क्या बात करेंगे, वर्तमान स्थिति, अभी महिलाओं का क्या आरक्षण का स्थिति है, एकदम से आपको क्लियर होता चल रहा होगा। वर्तमान में स्थिति क्या है सो देख लीजिए। तो वर्तमान में अच्छा आपको पता चल जाना चाहिए कि अभी लोकसभा में जो नहीं भी राजनीति विज्ञान के छात्र हैं उनको भी एकदम सरल भाषा में बताया, समझ में आएगा कि अभी लोकसभा में जो है इलेक्टेड मेंबर 543 हैं, और इस
आरक्षण बिल में क्या प्रावधान है कि इसका 1/3 सीट जो है आरक्षित हो जाएगा। तो 543 का 1/3 सीट जो है कितना हो गया, 181 सीट। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो 181 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। इसमें कुछ बात ध्यान रखिएगा, यह आरक्षण जो होगा रोटेशन के आधार पर बदलता रहेगा, रोटेशन के आधार पर। मतलब कि ये सीट अभी रिजर्व है तो अगला बारी जनरल हो जाएगा, अगला सीट जो है रिजर्व हो जाएगा। और यह आरक्षण जो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए जो सीट है वहाँ पर भी 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। गौर करिएगा बात, यहाँ पर भी जो है आरक्षण दिया जा रहा है। तो अब आगे फिर बढ़िएगा, कह रहा है क्या, आगे कहता है कि और यह लागू कब होता है। अब देखिए परिसीमन के बाद, अब आपको यहाँ समझ लेना है कि परिसीमन क्या है। हमारे देश में जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा को हो, उसको जनसंख्या के अनुरूप बनाया जाता है। और अभी तक हर एक जनगणना के बाद एक परिसीमन होता है, क्षेत्र का सीमा का निर्धारण होता है। जो हमारे यूट्यूब देख रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप ध्यान से सुनिएगा। तो परिसीमन करता कौन है, तो परिसीमन आयोग करता है। और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है होता है, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वही परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो अभी स्वाभाविक बात है, अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी हैं, तो वही हो जाएंगे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष। अभी तक देखिए स्वतंत्रता के बाद अभी तक हमारे देश में 8 बार जनगणना हो चुका है, लेकिन परिसीमन 8 बार नहीं हुआ है। परिसीमन अभी तक 4 बार ही हुआ है, 1952, 1962, 1972 और 2002 ईस्वी में। एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वो जो सीट का निर्धारण होगा वो परिसीमन के बाद फिर जो है हो जाएगा। अब इसको हम लोग ये समझेंगे प्रक्रिया क्या है, कैसे लागू होगा। अब आपको यह समझना है कि हमारा संविधान में 3 तरह का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है, राज्य सूची मतलब जो क्षेत्रीय महत्व का होता है, और समवर्ती सूची जिसमें जो है सो आपको संघ का भी और राज्य का भी दोनों भूमिका होता है। तो इसमें क्या है, संघ का भी भूमिका है और राज्य का भी भूमिका है। मतलब जो लोकसभा में महिलाएं चुन के आएंगी राज्यों से, तो राज्य से जुड़ा हुआ है। तो इसका प्रक्रिया क्या है, कानून जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है वो पारित कैसे होगा सो भी जानना है आपको। तो इसको जो है, चूँकि कोई भी कानून तब बनता है जब वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों का अनुमति मिल जाता है तब। तो पहले तो संसद जो है 2/3 मेजोरिटी से इसको पारित करेगा। फिर और क्या प्रावधान है कि 50% राज्य, अभी जो 28 राज्य है उसमें से 14 राज्य को भी, आसान नहीं है इसको पारित कराना, 14 राज्य से भी इसको जो है पारित होना पड़ेगा साधारण बहुमत से। प्रक्रिया आप समझ गए कि कैसे पारित होगा। संसद 2/3 बहुमत से पारित कर देगा, और फिर भारत के जो आधा राज्य हैं 28 में 14 राज्य को जो है 50% प्लस 1 जिसको साधारण बहुमत कहते हैं से पारित करना होगा। फिर आगे हम लोग और बढ़ते हैं। तो जब आप देखिएगा तब आप क्या देखिएगा कि देखिए कितना भी महिलाओं का स्थिति विधायिका में अच्छा नहीं है। अभी जो वर्तमान में लोकसभा कितना है, अभी वर्तमान में
17वीं लोकसभा चल रहा है और 17वीं लोकसभा में 543 सदस्य में मात्र 78 सदस्य महिला हैं। 543 में केवल 78 सदस्य महिला हैं। और यह होना कितना चाहिए? तो अच्छा, पहले है कितना सो जान लीजिए। तो 543 का लगभग 15% ही जो है 78% हो रहा है, 15%। राज्यसभा का हालत तो और भी बुरा है। राज्यसभा में भी जानिए तो राज्यसभा में 14% जो है महिलाएं हैं, 14%। राज्य विधान सभा का सुन लीजिएगा तो बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या हालत है भारत में। हम लोग कहते भले हैं कि महिला को पूजा करता है भारतीय संस्कृति, लेकिन स्थिति अलग है। क्या है? अब 3 ही राज्य ऐसा है जहां महिलाओं का संख्या विधानसभा में 14-15% है। सीधा एक तो ये क्वेश्चन आप याद कर लेना है आपको कि सबसे ज़्यादा किस विधानसभा में महिलाओं का सीट आरक्षित है, तब आपको ध्यान रखना है 1 नंबर पर छत्तीसगढ़ है। 1 नंबर पर छत्तीसगढ़ है, 2 नंबर पर वेस्ट बंगाल है और 3 नंबर पर जो है झारखंड है। 3 नंबर पर झारखंड है। तो इस तरह से जो है आप समझ रहे हैं कि महिलाओं का वर्तमान में स्थिति है क्या। आगे हम लोग चर्चा किए पक्ष में कि क्या महिलाओं को आरक्षण मिलने से लाभ होगा, तो कई लाभ होगा। पहला लाभ क्या है? चूँकि इनका जनसंख्या महिलाओं का 50% है और उसी हिसाब से हिस्सेदारी या भागीदारी मिलना चाहिए। और जो सर्वे हुआ है उसमें यह पाया गया है कि जिन सीटों पर, जैसे पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा किए न कि 50% तक सीट आरक्षित है, जिन सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण था वहाँ भ्रष्टाचार जो है कम पाया गया है। महिलाओं में एक स्वावलंबन का भावना बढ़ता है, उनमें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक चेतना आता है। और महात्मा गांधी जी का कहना है कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो एक पुरुष पढ़ता है, लेकिन जब एक महिला अध्ययन करती है तो पूरा परिवार अध्ययन करता है। तो अगर राजनीतिक शक्ति इनको बढ़ावा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से समाज जो है, देश जो है आर्थिक रूप से प्रगति करेगा। और कार्यस्थल पर जब देखेगा लोग कि संसद में, विधानसभा में महिलाओं का संख्या बढ़ रहा है तो और भी कार्यस्थल पर महिलाओं के संख्या में वृद्धि होने का जो है प्रेरणा मिलेगा। लिंगानुपात दर सुधर जाएगा, साक्षरता दर में वृद्धि होगा, फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। आपको क्या लगता है जो इतना देरी से सारा बात आप सुन रहे थे कि कौन कौन अनुच्छेद प्रभावित है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तमाम चीज़, वर्तमान स्थिति जो है महिलाओं का, ये सब आपके सामने आ गया है। अब आप जरूर टिप्पणी करिए कि महिलाओं को आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा में मिलना चाहिए कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर हमारा जानकारी आपको अच्छा लगता है तो हम ज़रूर आपसे आग्रह करेंगे कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और कोई लोग पहली बार जो हमारे चैनल पर आए हैं उनसे हमारा आग्रह है कि इसे सब्सक्राइब भी करते रहें। कुछ लोगों का कहना है कि हम इसको क्रॉप कर लेते हैं तो सुविधा होता है याद करने में, तो आप इसको एक बार बढ़िया से क्रॉप कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे।